कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पति पत्नी की लड़ाई जब हो जाती है, तलाक सा हो जाता है कुछ ना, और फिर जब परिवार वाले दबाव बनाते हैं कि नहीं आप लोगों को साथ रहना ही पड़ेगा, एक बार प्रयास कीजिए एक बार, और बिना मन के दोनों ट्राई करते हैं, बस वही मुझे लग रहा है। इससे बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। 2013-14 में ही तलाक हो गया था नीतीश कुमार का और भाजपा का। 17 में जिन मजबूरियों के तहत नीतीश कुमार और जो दबाव, पीयर प्रेशर बोलते हैं जिसको, वो पढ़ने के बाद आज भाजपा और नीतीश कुमार एक हैं। हमने इस दौरान कई बार महसूस किया कि लगा कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल राज्यपाल की तरफ कागज उठा के चल देंगे। भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन फिर भी भाजपा ग्रो कर रही है, नीतीश कुमार नीचे जा रहे हैं, और यही वजह नीतीश कुमार भाजपा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता नहीं कि जब इधर एक डालते हैं तो इधर एक घट जाता है, तो कोई कोरिलेशन नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल एकदम है, डायरेक्ट कोरिलेशन है दोनों के बीच में। यानी नीतीश कुमार को बस इस बात को पब्लिकली एड्रेस करना था कि हाँ मेरे साथ भाजपा ने धोखा किया। शब्द चयन अपनी जगह है। नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होंगे तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आज जो जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उसके पीछे बेसिक सिल्वर लाइनिंग है जो पढ़ना पड़ेगा, जो मैं पढ़ने का बड़ा मैं कहता हूँ कि मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं पढ़ लेता हूँ। मैं कहूँगा कि जो भाजपा ने उद्योग का प्रभार दे दिया है, उन्होंने कह दिया कि शहनवाज जी ने कि मैं बिहार में उद्योग लेकर आऊंगा, नीतीश जो बोल रहे हैं सही नहीं है, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तारकिशोर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको तो हर चीज में लीड चाहिए, लीड लीजिए, आज बोलिए, आज छोड़ दिया जाता है चुपचाप कि नीतीश जी संभालिए, नीतीश जी इसमें बेइज्जत हो, नीतीश जी इसमें फंसे। और देखिए कि नीतीश और भाजपा दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो चुप नहीं बैठ सकते हैं। तेजस्वी इस इंतजार में तो नहीं बैठ सकते हैं कि नीतीश कुमार जिस दिन मन करेगा उस दिन आएंगे और कहेंगे सरकार बना दिया तो बना लेंगे। तेजस्वी को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और उसका सबसे जो बेहतरीन, जो बाबा बार बार बोलते रहते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका सत्ता प्राप्ति का है सड़कों पर संघर्ष करने से। जब आप सड़क पर उतरेंगे, जब आप लाठी खाएंगे, हेलमेट ही पहन के लाठी खाइए, लेकिन खाना तो पड़ेगा। क्योंकि सर इसको लेके कमेंट भी देख रहा था तो कुछ आम लोग थे, वो बता रहे थे कि सर राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि तेजस्वी यादव जिस तरह रोजगार के मामलों को लेकर। और जब मैं गांधी मैदान में था, मैं बता दूं आपको, ये चर्चा शुरू होने से पहले मैं जरूर चाहूँगा इसको रोकना, क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीतिक कद है वो एकदम अलग है तेजस्वी यादव से। राहुल गांधी इज अ विक्टिम ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन, जो कि भाजपा ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस देश में तब लाया था जब उस तरह का कोई हथियार की किसी को जानकारी नहीं थी। हमें पता भी नहीं चला और हम राहुल गांधी के जोक्स पढ़ के हंसने लगे। अगर राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं तो वही मैं बोलना चाह रहा था, तो बहुत बड़ा चांस है कि उनको वहाँ निपटा दिया जाए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखा गया है बकायदा। कई बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बहुत, राहुल गांधी ने भी पब्लिकली आकर ये बात कही है कि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आज नरेंद्र मोदी के उदय और उनके विश्व भर में फेमस होने और एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे सामने आने, लेकिन स्ट्रैटेजिकली फेल पॉलिटिशियन के तौर पर हम सभी उनको जानते हैं, जिनका मैंने ऑरा बहुत बड़ा है लेकिन रिजल्ट्स माइनस में ही आते हैं, जीरो भी नहीं मैं कहूँगा। और ऐसे पॉलिटिशियन को अगर पोलराइजेशन करा के जीतते जाना है तो वो अपने सामने कंपटीशन कभी किसी बड़े को खड़ा नहीं होने देगा। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे संपादक डॉक्टर मन मिश्रा खबरों की चीर फाड़ करते हैं, एक खबर को अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ आने वाले वक्त में क्या राजनीति को लेकर हो सकता है इसको लेकर प्रेडिक्शन भी करते हैं, तथ्यों के आधार पे, लॉजिक के आधार पे।
तो आपको बता दें कि आज 23 मार्च है और बाकायदा आपने देखा दिन में कैसे विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सड़कों पर संघर्ष जारी था और बाकायदा तेजस्वी यादव ने सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है और इसको लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। हम दिन भर आपको खबरें दिखा रहे थे। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि तेजस्वी यादव के आक्रामक होने से एनडीए के अंदर क्या असर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर ग्रहण लगेगा, मतलब उनके अंदर की जो फूट है उसको और कहीं ना कहीं उभार देगा। अब आपको लगेगा ये कैसे, तो इसी बात को समझने के लिए हम नमन सर से बात करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो आक्रामक रुख अख्तियार किया है तो इससे कहा जा रहा है कि एनडीए के गठबंधन में ग्रहण लगेगा। तो कैसे ग्रहण लगेगा अगर तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, कभी जेडीयू के मंत्री पर हावी हो जाते हैं, कभी बीजेपी के मंत्रियों पर, तो कैसे कहीं ना कहीं गठबंधन को ये हार्म करेगा या उस पर ग्रहण लगाएगा? देखिए, जब तेजस्वी यादव किसान आंदोलन को लेकर ट्रैक्टर को लेकर निकलते हैं जी, उस आंदोलन का सारी रूपरेखा आपको याद है, जब आप लोग सड़कों पर ही थे जी। आपने देखा कि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ, भीड़ उस वक्त भी तगड़ी थी जी, सारी व्यवस्थाएं विपक्ष ने उसी तरह से कर रखी थी। लेकिन नीतीश कुमार थोड़े लिबरल हो जाते हैं, नीतीश की पुलिस थोड़ी लिबरल हो जाती है। और आज जब नीतीश कुमार के एजेंडे पर अग्रेसिव थे तेजस्वी यादव, तो आपने देखा कि लाठी एक देह से नीचे नहीं गिर रहा था। तो जायसवाल हो रही थी जी, उनको भी लाठियां पड़ी, सारी लाठियां शरीर पर ही पड़ रही थी, एक भी नीचे नहीं पड़ रहा था। अच्छा, डराने के लिए नहीं मारा था, मार के डराया जा रहा था, मार के डराया जा रहा था। मैंने देखा सदन में भी, मैंने देखा कि जिस तरह से हमने देखा है कई बार हम बाहर जब शहरों में जाते हैं तो हमारे मित्र के साथ जब हम लोग जाते हैं पब वब में, तो हमने देखा है कि वहाँ अगर कुछ ज़्यादा उस तरह से उडंता करने की कोशिश करता है तो बाउंसर्स आते हैं बड़े बड़े, उठा कर ले आते हैं और बाकायदा मार कर ले जाते हैं, ताकि वो व्यक्ति दोबारा फिर उस जगह पे इंसल्टेड फील करे और दोबारा आने में उसको शर्म, या जो और हो वो शर्म से काम ना करे, हमारी भी कुटाई हो सकती है। बिल्कुल। और ये आज हमने देखा कि विधायकों को उस तरह से मार रहे हैं, वहाँ के मार्शल्स के बाउंसर्स लग रहे हैं जी, तो पत्रकारों को चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं सरकार पहले से तैयार थी कि आज अगर इस तरह का आंदोलन रूपरेखा अगर होता है, बहुत प्रचंडता के साथ आता है, तो कुटाई आज होगी। मैं एक और बात मैं बता दूं आपको, ये बड़ा विचित्र है, ये मुझे समझ से मेरे परे है कि बिहार के 3 बड़े ऐसे चैनल्स हैं जो टीवी चैनल हैं, नाम किसी करने के बदनाम करने की आवश्यकता नहीं, दर्शक समझदार जानते हैं कि बात मैं कर रहा हूँ। इन तीनों पर ना तो मैंने उस दिन का कोई कार्यक्रम देखा, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, विपक्ष ने इतना बड़ा हंगामा किया, डिजिटल चैनल्स के लिए कुछ चैनल्स जो एजेंडा चलाते हैं उनके लिए तो मतलब साल भर का रोजी रोटी का व्यवस्था तक हो गया इस आंदोलन को दिखा के। लेकिन टीवी चैनल्स ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया इस कार्यक्रम को। इतना लाठी पड़ा, इतना लोग पिटाए, क्यों? आखिर फायदा क्या है? अगर सारे माउथ पीसेस की तरह अगर काम करेंगे सब लोग, तो फिर विपक्ष की आवाज कौन बनेगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा, लोगों तक बात कौन पहुंचाएगा? मेरे एक जूनियर है जिनको आज चोट लगी, ईटीवी भारत में काम करते हैं, नीरज त्रिपाठी, उनको पत्थर लगा। आप ही में से किसी ने बताया मुझे कि उनको चोट लगी, मैंने बात किया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके उनसे। उन्होंने कहा कि भैया सड़क पर उतरना है, हमारा काम ही यही है कि हम जो विपक्ष का है, जनता की आवाज़ है जो, उसको दिखाएं। और उस दौरान अगर कार्य क्षेत्र में अगर कुछ चोट आई थी तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा डैमेज है उनको, चोट जो लगा है उसकी वजह से। तो इसके लिए तो हैट्स ऑफ भी पहले तो कि ऐसे पत्रकार बिहार में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो कंप्लीट ब्लैंक कर देना, इतनी बड़ी खबर को नहीं दिखाना प्रमुखता के साथ, ये भी कहीं ना कहीं धोखा जनता के साथ है। और ये उस एजेंडे को भी एक्सपोज कर देता है जो हम बार बार। आज का एजेंडा था रोजगार ही था, रोजगार। ये मुद्दा होना चाहिए, मीडिया को भी इन बातों को उठाना चाहिए। अरे मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 70 से 80% तो जो पत्रकार हैं वो खुद बेरोजगार हैं जी, बेरोजगार ही पत्रकार होते हैं जी। आप जब लगातार रोजगार के तलाश में पूरी दुनिया में घूमते हैं तो आपको एहसास होता है कि कोई रोजगार नहीं है, तब आदमी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है जी। जब इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर विप्रो की नौकरी छोड़कर जब पटना आया था मैंने कहा यह संभावनाएं नहीं है, तब मन किया कि आवाज उठाऊं। तब आवाज उठाते उठाते मुझे लगा कि यही काम मेरे लिए सबसे बेस्ट सूटेड है। तब से अपने परिवार, ऑब्वियसली पत्रकार बनना आसान नहीं है, पत्रकार सैनिक बनना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए परिवार की आवश्यकता पड़ती है, उनकी हामी की, उनके सपोर्ट की। और मेरे परिवार ने भी, मेरे पिताजी ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी इस बैकग्राउंड से आते थे। चाहता तो कोई नहीं पत्रकार अपने बेटे को पत्रकार बनाना, लेकिन उन्होंने ये चेष्टा की। और आज जो हमारे दर्शक जो हम इतना प्यार देते हैं वो भी उसके लिए भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि
बेरोजगारों की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सभी ने इसका रस चखा है, किसने 6 महीने, किसने 6 साल, कोई आजीवन। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार हो। ये कह देने से कि अगर हमारे पास समुद्र नहीं है, तटबंध नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, तो उससे रोजगार नहीं आ सकता, ये एकदम भ्रामक है। ये पॉइंट ब्लैंक झूठ है। एक ऐसा व्हाइट लाई है जिसको बोलकर सरकार अपने आप को और मतलब मैं क्या एक्सपोज कर रही है। और ठीक है, यहाँ हम जो डिस्कस करना है, मैं कोशिश करूँगा मैं उससे भटकूँ नहीं। ऑब्वियसली नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो परिस्थितियाँ अभी सरकार में हैं, ब्लेम गेम चल रहा है। भाजपा कहती है शराबबंदी आपकी फेल है, वो कहते हैं कृषि कानून में कोई कमी है, हमने पहले इम्प्लीमेंट कर दिया, ये तो बकवास है, किसी काम का नहीं। और भी कई मुद्दों पर हमने देखा है कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच परिस्थितियां ऐसी बन जा रही हैं कि साथ तो हैं लेकिन साथ नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, ये मुझे पता नहीं क्यों, मैं आपसे थोड़ी पहले चर्चा कर रहा था जब हम उस काउच पे बैठे हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पति पत्नी की लड़ाई जब हो जाती है, तलाक सा हो जाता है कुछ ना, और फिर जब परिवार वाले दबाव बनाते हैं कि नहीं आप लोगों को साथ रहना ही पड़ेगा, एक बार प्रयास कीजिए एक बार, और बिना मन के दोनों ट्राई करते हैं, बस वही मुझे लग रहा है। इससे बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। 2013-14 में ही तलाक हो गया था नीतीश कुमार का और भाजपा का। 17 में जिन मजबूरियों के तहत नीतीश कुमार और जो दबाव, पीयर प्रेशर बोलते हैं जिसको, वो पढ़ने के बाद आज भाजपा और नीतीश कुमार एक हैं। हमने इस दौरान कई बार महसूस किया कि लगा कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल राज्यपाल की तरफ कागज उठा के चल देंगे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसका कारण है उनके पास कोई कोर वोट बैंक नहीं थी, उनकी कोई चुनावी स्ट्रैटेजी नहीं थी। जब से हमने देखा कि प्रशांत किशोर उनसे अलग हुए, तब से उनकी चुनावी रणनीतियों को थोड़ा झटका लगा है। और अब उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि रिजल्ट्स गड़बड़ाए हैं, केवल 2019 का छोड़कर। 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर था। वो आंधी नरेंद्र मोदी की और पुलवामा, वो उस बारे में बात करना ही बेकार है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि भाजपा जैसे जैसे बिहार में बढ़ रही है, नीतीश कुमार वैसे वैसे बिहार में घट रहे हैं। राजद को कोई कमी नहीं, राजद फर्स्ट है। दिक्कत कहाँ हुआ, जैसे ही भाजपा की सीट बढ़ती है नीतीश कुमार डाल जाता है। मैंने ये कैसे संभव है? दोनों गठबंधन एक ही गठबंधन में है, दोनों एक दूसरे के साथ है, मिलकर सरकार बना रहे हैं, भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन फिर भी भाजपा ग्रो कर रही है, नीतीश कुमार नीचे जा रहे हैं। और यही वजह नीतीश कुमार भाजपा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता नहीं कि जब इधर एक डालते हैं तो इधर एक घट जाता है, तो कोई कोरिलेशन नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल एकदम है, डायरेक्ट कोरिलेशन है दोनों के बीच में। यानी नीतीश कुमार को बस इस बात को पब्लिकली एड्रेस करना था कि हाँ मेरे साथ भाजपा ने धोखा किया। शब्द चयन अपनी जगह है। नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होंगे तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आज जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उसके पीछे बेसिक सिल्वर लाइनिंग है जो पढ़ना पड़ेगा, जो मैं पढ़ने का बड़ा मैं कहता हूँ कि मुझे इस बात कॉन्फिडेंस है कि मैं पढ़ लेता हूँ। नीतीश कुमार के खिलाफ जब आंदोलन तेजस्वी यादव करते हैं, भाजपा के लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कोई बयान अभी तक नहीं आया है, किसी ने कुछ नहीं बोला है। वही मैं कहूँगा कि जो भाजपा ने उद्योग का प्रभार दे दिया है, उन्होंने कह दिया कि शहनवाज जी ने कि मैं बिहार में उद्योग लेकर आऊँगा, नीतीश जो बोल रहे हैं सही नहीं है, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तारकिशोर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको तो हर चीज़ में लीड चाहिए, लीड लीजिए, आज बोलिए, आज छोड़ दिया जाता है चुपचाप कि नीतीश जी संभालिए, नीतीश जी इसमें बेइज्जत हो, नीतीश जी इसमें फंसे। और देखिए तेजस्वी यादव, देखिए कहा जाता है कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन होता है, अगर दोनों रिएक्टिव होते हैं तो। कई बार क्या होता है कि दो चीज़ों को मिलाने पर रिएक्शन नहीं होता है, जानते हैं उसमें क्या किया जाता है? क्या? एक कैटलिस्ट ऐड किया जाता है जी, कारक, और वो कैटलिस्ट तेजस्वी यादव है। भाजपा और नीतीश स्वतः रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव उस प्रोसेस को तेज करने के लिए जो उन्होंने गियर बदला है, ये वाकई बहुत अच्छा है। और कहीं मैं बता दूं, अगर आप इंतजार में बैठे रहेंगे कि नहीं भाजपा और नीतीश के बीच में रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारी वापसी होगी, हम नीतीश के बैकअप, ऐसा होता नहीं है। राजनीति में बैकअप प्लान बन के आप नहीं रह सकते। जो लोग बैकअप प्लान बनने की कोशिश किए हैं राजनीति में, उनका हश्र कैसा हुआ है ये आँख के सामने है आपके।
आपने देखा पप्पू यादव हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि नहीं सरकार जब बनाने की स्थिति आएगी तो हम उसमें मजबूत रहेंगे। कुशवाहा वही स्थिति में थे। उनके अलावा हमने कई गठबंधन के अलग अलग दलों को देखा, तीसरा गठबंधन, चौथा गठबंधन, सभी वही रह गए। कोई इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया कि वो सरकार बनाने में या सरकार रोकने में सहयोग कर सके। क्योंकि यहाँ बिहार में बड़ा जो हमने पंचनामा बताया था कि बड़ा वोट बैंक जो है एक राजद के पास है, एक नीतीश जो साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली साध लेंगे वो, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि भाजपा के पास एक सवर्ण वोट बैंक है और अब भाजपा हिंदू पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि नीतीश और भाजपा दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो चुप नहीं बैठ सकते हैं। तेजस्वी इस इंतजार में तो नहीं बैठ सकते हैं कि नीतीश कुमार जिस दिन मन करेगा उस दिन आएंगे और कहेंगे सरकार बना दिया तो बना लेंगे। तेजस्वी को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और उसका सबसे जो बेहतरीन, जो बाबा बार बार बोलते रहते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका सत्ता प्राप्ति का है सड़कों पर संघर्ष करने से। जब आप सड़क पर उतरेंगे, जब आप लाठी खाएंगे, हेलमेट ही पहन के लाठी खाइए, लेकिन खाना तो पड़ेगा। क्योंकि सर इसको लेके कमेंट भी देख रहा था तो कुछ आम लोग थे, वो बता रहे थे कि सर राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि तेजस्वी यादव जिस तरह रोजगार के मामलों को लेकर। और जब मैं गांधी मैदान में था, मैं बता दूं आपको, ये चर्चा शुरू होने से पहले मैं जरूर चाहूँगा इसको रोकना, क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीतिक कद है वो एकदम अलग है तेजस्वी यादव से। राहुल गांधी इज अ विक्टिम ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन, जो कि भाजपा ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस देश में तब लाया था जब उस तरह का कोई हथियार की किसी को जानकारी नहीं थी। अच्छा। हमें पता भी नहीं चला और हम राहुल गांधी के जोक्स पढ़ के हंसने लगे। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की राहुल गांधी कैसे हैं, व्यक्तित्व कैसा है, कितने चालाक हैं, उनकी बुद्धि कैसी है, उनके इंटरेस्ट कैसे हैं, लेकिन हमने जोक्स पढ़ना शुरू कर दिए। किताब चुटकुले के पढ़ रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल असैसिनेट किया गया उनके कैरेक्टर को। और कैरेक्टर असैसिनेशन और rather the word assassination is not alien to Gandhi family. All of their family members have been assassinated in future, in past. और ये अगर राहुल गांधी सड़कों पे उतर कर आंदोलन करते हैं तो वही मैं बोलना चाह रहा था, तो बहुत बड़ा चांस है कि उनको वहाँ निपटा दिया जाए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखा गया है बकायदा। कई बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बहुत, राहुल गांधी ने भी पब्लिकली आकर ये बात कही है कि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आज नरेंद्र मोदी के उदय और उनके विश्व भर में फेमस होने और एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे सामने आने, लेकिन स्ट्रैटेजिकली फेल पॉलिटिशियन के तौर पर हम सभी उनको जानते हैं, जिनका माने ऑरा बहुत बड़ा है लेकिन रिजल्ट्स माइनस में ही आते हैं, जीरो भी नहीं मैं कहूँगा। और ऐसे पॉलिटिशियन को अगर पोलराइजेशन करा के जीतते जाना है तो वो अपने सामने कंपटीशन कभी किसी बड़े को खड़ा नहीं होने देगा। केजरीवाल का रिटेलिएशन अपने आप में एक अपवाद है, मैं बार बार कहता हूँ। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल नरेंद्र मोदी को रोक देते हैं हर बार, ये अपने आप में ही एक मतलब ऐसा सिनारियो जो कि आप आगे चल के समझा नहीं पाएंगे। जब आप कहिए कि प्रचंडता के साथ, बहुमत के साथ, महाबहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाते थे, तो वो समझा पाना मुश्किल होगा। फिर धीरे धीरे आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में उनके हाथ से निकला। कलकत्ता में भगवान वो तैयारी तो पूरी तरह से कर रहे हैं कि किसी तरह से हिंदू पोलराइजेशन करके हम वहाँ सत्ता प्राप्त कर लें, लेकिन रिजल्ट्स अभी भी जो प्रिडिक्टेड है वो साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा उस मार्जिन से बहुत पीछे है जहां वो पहुंचना चाह रही है। दिमाग में भाजपा चुनाव जीत चुकी है, लेकिन सच्चाई में 2015 में जो बिहार में हुआ था वही मुझे वहां दिख रहा है। अब बाकी विशेष वहां की परिस्थितियां हैं, मैं उस पर बहुत विशेष चर्चा नहीं करूंगा। हमने एक श्रृंखला चलाई थी लेकिन दर्शकों को बहुत प्यार नहीं मिला, तो हमने वो बंगाल वाली श्रृंखला को फिलहाल रोक रखा है। बिहार के वापस आना चाहूंगा। डेफिनेटली बिहार की आज मौजूदा स्थिति में तेजस्वी यादव ने बिल्कुल कैटलिस्ट का काम कर दिया है, और ये जो रिश्ते भाजपा और नीतीश कुमार के बीच खराब स्थिति में हैं, इन्हें और बदतर तब होने तक पहुंचाया जा सकता है जब इनमें से किसी एक को आप टारगेट करें और दूसरा डिपेंड न करें। मैं आपको बताता हूं, पति पत्नी अगर सड़क पर जा रहे हैं, मनमुटाव हो, लेकिन फिर भी अगर पत्नी के साथ कुछ गलत कोई करता है तो पति वहाँ रिटेलिएट करेगा। लेकिन अगर आज तेजस्वी जी के नीतीश कुमार को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हंगामा कर रहे हैं और भाजपा डिफेंड नहीं कर रही है, तो ये तो बुरा लगेगा ही। इससे तो परिस्थितियां बिगड़ेंगी, फिक्स्ड है।
और फिर ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव जब बीजेपी पर अटैक करें तब नीतीश कुमार, हो सकता है तेजस्वी यादव इसलिए कर रहे हो कि आगे चल के बीजेपी अटैक करें, नीतीश कुमार बैठे रहें। नीतीश जी तो डिफेंड नहीं करेंगे भाजपा को, ये आपको मैं लिखित दे सकता हूँ। वो जो रामसूरत राय वाला प्रकरण है, मैंने उनका बयान सुन लिया, मैं समझ गया हूँ कि उनको भाजपा से कोई मतलब है नहीं। उन्होंने साफ तरफ कह दिया वो तो कोर्ट का मामला है, अगर गलती की तो जाएंगे। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आक्रामक रूप अख्तियार किया है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर जो है ग्रहण लगाएगा। और सबसे बड़ी बात की कहा जाता है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते तल्ख हो रहे हैं, लेकिन कहीं को रिएक्ट नहीं हो रहा है। और तेजस्वी यादव कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या चिंगारी भरने का वो बारूद जमा हो रहा है, और उसमें तेजस्वी यादव जो है खास नीतीश कुमार को पहले या फिर बीजेपी को उस पर आक्रमण करके चिंगारी को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से आक्रामक रूप अख्तियार कर रहे हैं, ये बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को और तल्ख बनाएगा और कहीं ना कहीं इस गठबंधन पर ग्रहण लगाएगा। तो आप देखते रहें भारत लाइव। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि जो आपको यूपीआई नंबर दिख रहा है उस पर यथासंभव डोनेट करें, ताकि हम इसी तरीके से आपके साथ डीप एनालिसिस, रिसर्च से भरा और उसके साथ ही साथ जो निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।